हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप लोगों की जो मैंने 14 क्वेश्चंस दिए थे कल रात को 9 बजे उसकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे होंगे अपने टारगेट के अकॉर्डिंग। तो मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगी, तो बिल्कुल मैं एमसीक्यूज़ के साथ रेडी हूँ। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं। अभी फ़िलहाल मैं चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। इसी के अंदर हमारे पास असर्शन, रीज़न और केस स्टडीज़ भी हैं। देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो सब कुछ कराना तो पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये समझाऊंगी इसके अंदर कि किस तरीके से आपको एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने हैं, रीज़न असर्शन अटेम्प्ट करना है और केस स्टडी को कैसे करना है। उसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी। और जो मुझसे सिर्फ इस चैनल के थ्रू ही जुड़े हुए हैं वो अपनी ईमेल आईडी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको ईमेल के थ्रू इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी, राइट। तो सबको ये कंटेंट मिल जाएगा, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को नहीं मिल पाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल मुझसे ले सकते हैं। अगर आपको किसी चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हैं, चैप्टर नेम लिखकर कि आपको कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए। स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आप एमसीक्यू करने के लिए बैठो ना, सबसे पहले देखो आप ये देखा करो कि आपका कोर्स कितना है। आपको 12 चैप्टर हैं आपके पास इस कोर्स में, ठीक है। अब आपको उन 12 में से आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर का है। ये बात असर्शन रीजन में भी है, केस स्टडी में भी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी और एमसीक्यू में भी है। आपके 12th चैप्टर में से पहले तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन आया किस चैप्टर से है। अब जैसे मैं पहले ही क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं क्वेश्चन नहीं रीड कर रही हूँ, मैं सिर्फ उसके ऑप्शंस देख रही हूँ। तो मुझे दिख रहा है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड मल्टी डायमेंशनल, दैट मीन्स ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। अब अगर ये चैप्टर नंबर 1 है तो दैट मीन्स अब मुझे उन्हीं पे मेरा फोकस है कि फीचर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इंपॉर्टेंस होगा, नेचर होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, उससे जुड़ा कुछ होगा। तो उसके लिए पहले मैंने देखा कि क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। अब फीचर में मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले पढ़ूंगी ऑप्शन, कि ऑप्शन क्या है। गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, परवेसिव और कंटिन्यूस फंक्शन। मुझे पता चल गया कि इन 4 फीचर्स के ऊपर बात हो रही है, इन्हीं में से कोई एक फीचर की बात ऊपर हो रही होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि गोल ओरिएंटेड में क्या होता है। ये बात होती है कि गोल ही हमारे मैनेजमेंट का बेसिक एग्जिस्टेंस होता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। परवेसिव मतलब कि ऐसा फंक्शन जो हर जगह अप्लाई किया जा सकता हो। कंटिन्यूस जो लगातार चलता है। मीनिंग क्लियर है हमें ऑप्शंस का। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या था। मैनेजरल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स एट ऑल द लेवल्स। कि मैनेजमेंट फंक्शन हर डिपार्टमेंट, हर लेवल, हर ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। कहाँ पढ़ा था हमने ये? अभी तो डिस्कस किया हमने। आंसर आगे माइंड में क्या है? आप एक कॉपी पेन लेकर रखिए ताकि आप खुद भी ऑप्शंस लिखते रहिए। हालांकि हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, स्टिल जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके आंसर्स आप लिखते रहिए। मैनेजमेंट इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब ही तो यही होता है कि हर जगह अप्लाई किया जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो, सेकंड क्वेश्चन में भी पहले ऑप्शंस देखते हैं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर ये सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये तो एक जैसे सही लग रहा है ना। एक ही और ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट से लग रहे हैं, मतलब पढ़े पढ़े से लग रहे हैं। ये जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अलग सा लग रहा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या। उन्होंने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उन्होंने पूछा कि कौन सा इसमें से ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सोचो कि कौन से होते हैं। प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, ये होते हैं। तो इसका मतलब जो ये 3 नीचे के दे रखे हैं BCD, ये तो होते हैं। तो इसका मतलब कौन सा है? ए ऑप्शन है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन थे, बहुत आसानी से पता चल रहा है मैडम इसके अंदर तो। और बताओ कुछ अलग सा आप। चलो 10th क्वेश्चन देख लो फिर। पहले मैंने यहाँ पर भी ऑप्शन देखे, क्या है, परवेसिव है, ग्रुप एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड है, डायनामिक है। परवेसिव मतलब हर जगह अप्लाई होगा, ग्रुप एक्टिविटी मतलब सब मिलकर काम कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, सबके एक ही डायरेक्शन देना यानी सबको। गोल ओरिएंटेड यानी कि एक गोल बनाया होगा। डायनामिक मतलब बदलना, अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलना। अब चलो पढ़ते हैं। Directors of Dheeraj Limited assigned the task of implementing the plans and policies framed by the board to all the departmental heads. Departmental heads appointed supervisor, superintendent, executives, etc. so that work can be assigned to work as per the plan. So supervisor kept a check on the workers as per the प्लान।
तो धीरज लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्लान्स बनाएंगे, कुछ पॉलिसीज़ बनाएंगे और उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिपार्टमेंटल हेड को बताया, डिपार्टमेंटल हेड्स ने सुपरवाइज़र अपॉइंट किए, सुपरिटेंडेंट अपॉइंट किए, एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट किए, ताकि जो वर्क है वो प्लान के अकॉर्डिंग चल सके। तो सुपरवाइज़र ने क्या किया, वर्कर्स के ऊपर क्या किया, एक चेक बनाया, यानी कि वर्कर को प्लान के अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा, ये सब चीज़ें देखी। ऐसा लग रहा है सब कुछ मिलकर काम चल रहा है, गोल ओरिएंटेड की बात नहीं हो रही है। तो ये एक तरीके की ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलो एक मैच भी देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग है ना। अब मैच द फॉलोइंग में देखो क्या है कि एक तरफ दे रखे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरी तरफ उसके एग्जांपल्स हैं। तो प्लानिंग हम पहले ढूंढो कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग कंपेयर करता है कि एक्चुअल को प्लान्स रिजल्ट से, नहीं। प्लानिंग ब्रिज करता है गैप वेयर वी आर व्हेन वेयर वी वांट टू गो, हाँ मिलता जुलता लग रहा है, तो वन का बी लिख के छोड़ दिया। ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फर्म वाला इसमें भी नहीं है, प्लानिंग का हो ही चुका है। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, कुछ ऐसा सही पड़ा था, है ना। तो हाँ ठीक है, लग रहा है टू का सी। स्टाफिंग, पुटिंग द पीपल फॉर द राइट जॉब, बिल्कुल स्टाफिंग का तो हमें वैसे ही पता चल जाता है। थ्री का डी। डायरेक्टिंग, पुटिंग रिसोर्सेज इनटू एक्शन या कंफर्म एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान रिजल्ट। भाई डायरेक्टिंग ने हमें एक पॉइंट पढ़ा था, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, इसका मतलब यही हो सकता है। और कंट्रोलिंग, जो बचा कुछ है वो कंट्रोलिंग। तो आंसर मिल गया ना हमें, कौन सा, सी ऑप्शन। चलो और चलते हैं, और चलते हैं थोड़ा सा। थोड़े और लेवल के क्वेश्चंस हम लेते हैं। चलो 34th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि लोअर लेवल के लिए कौन सी बात इसमें सही नहीं है। अब मैंने इसके अंदर ऑप्शन पहले नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे थोड़े बड़े से ऑप्शंस लग रहे थे, कोई ऐसे हेडिंग वाले नहीं लग रहे थे, इसलिए पहले मैंने क्वेश्चन ही पढ़ लिया। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है। एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट, analyze the business environment, be responsible for, analyze, formulate, याद आ रहा है, वेलफेयर, कुछ याद आ रहा है। तो ये एनालाइज तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, हटाओ इसे। एंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, और आगे हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, उन्होंने यही तो पूछा था कि कौन सी बात लोअर लेवल के लिए ट्रू नहीं है। पहले ही ट्रू नहीं है तो आगे पढ़ने का फायदा ही क्या है, ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होता है, तो बस मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, चलो कोऑर्डिनेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं ना। मुझे अब हेडिंग से दिख रही है ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन ही पढ़ लेती हूँ। यूनिटी ऑफ एक्शन, परवेसिव, कंटिन्यूअस और डेलिबरेट एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन कहता है कि सबको अपने एक्शंस में यूनिटी लानी, एक साथ चलना है। परवेसिव कहता है कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे होता है। कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन कभी ख़त्म नहीं होता, एक प्लानिंग से शुरू होता है, कंट्रोलिंग पे जाके ख़त्म होता है। डेलिबरेट, अपनी मर्जी से हम कोऑर्डिनेट करते हैं। देखते हैं अब उन्होंने क्या पूछा है। कोऑर्डिनेशन इज अ नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। ये लाइन बोली ना मैंने अभी, कहाँ, कंटिन्यूअस में, सो द करेक्ट आंसर इज सी। अब क्वेश्चन नंबर 51, थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप, वेट पहले ऑप्शंस पढ़ लें। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुप एफिशिएंसी, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमारे माइंड में क्लियर है कि ये चारों क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल to develop the team spirit, cooperation, commitment to group success. ग्रुप सक्सेस यानी कि ग्रुप का कुछ अचीव करना है ना हमें, तो इसका मतलब ये क्या है, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। आपके क्वेश्चन में ही कई बार आपका आंसर छुपा होता है, इजी था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डजेंट होल्ड ट्रू एंड इट्स फास्ट चेंजिंग। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का, ये लगातार बदल रहा है। यार लाइन से पता नहीं चल रहा पूछना क्या चाह रहे हैं, ऑप्शन ही देख लें क्या, देख लेते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर्विस मोटिव। अच्छा, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन पूछने जा रहे हैं, ठीक है। If an organization has a good management team that is effective and efficient, it automatically serves society by providing good quality products. प्रोफेशन में तो हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम तो सर्विस देते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स दैट इज़ नॉट फुली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हाँ यही है, बिल्कुल सर्विस देते हैं हम। भाई देखो, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कहीं ना कहीं, भाई प्रोफेशन के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी पार्शली था, प्रोफेशनल एसोसिएशन हमारा नहीं होता है, लेकिन जो सर्विस मोटिव है हमारे पास,
सर्विस मोटिव, यही करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। क्यों? देखो, अब आप कहोगे कि मैम आपने जब पढ़ाया था आपने ये बताया था कि प्रोफेशनल एसोसिएशन भी नहीं होता है मैनेजमेंट का। लगभग सभी ऐसे वाले ही पॉइंट है जो फुल्ली प्रेजेंट, जो पार्शली प्रेजेंट है। देखो, जो बाकी के कुछ ऑप्शंस है ना पार्शली प्रेजेंट है, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री पार्शली प्रेजेंट होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन तो देखो नहीं है, बट मैंने ये बताया था कि जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है हमारा, वो कुछ हमें नॉर्म्स बताता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी हमारे डिवाइस हो सकते हैं एज पर द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो यहाँ पे बात हो रही है ना, वो इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। लेकिन प्रोफेशन में प्रोडक्ट की बात ही नहीं होती, वहाँ पे तो सर्विस होती है। तो एज पर दीज स्टेटमेंट्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्विस मोटिव फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो सर्विस मोटिव की हो रही है। ठीक है, हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर अभी फ़िलहाल डिस्कस कर लिए हैं ऑलमोस्ट, और देखते हैं लास्ट में कोई एक आधा और कर लेते हैं हम, उसके बाद हम रीज़न असर्शन पे चलेंगे। चलो बंद ही हो गए हमारे, ख़त्म ही हो गए हैं सब, वही है बार बार। चलो इफेक्टिव और एफिशिएंट वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। उन्होंने बोला है कि मिलन कंपनी का टारगेट था 5,000 यूनिट बनाने का। उन्होंने इस टारगेट के लिए क्या किया? डबल शिफ्ट पे काम कराया, क्योंकि पावर फेलियर हो रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम। तो 5,000 यूनिट बन तो गई, लेकिन हायर कॉस्ट पे बनी। सोचो ना यार, हायर कॉस्ट पे बनी, क्या है, टाइम पे काम किया लेकिन हायर कॉस्ट पे किया। तो ही इज़ ओनली इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। आप ये भी नहीं बोलोगे ही इज़ ओनली इफेक्टिव, आप ये भी नहीं बोलोगे ही इज़ ओनली एफिशिएंट, आप बोलोगे ही वॉज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, क्योंकि उसने हायर कॉस्ट पे काम किया। ठीक है, तो एमसीक्यूज तो हमारे हो गए। देखो आंसर्स भी हैं यहाँ पे, अगर आप पीडीएफ मुझसे लेते हो तो अपने आंसर्स आप चेक कर सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पर इसके केस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। देखो, केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ 3-4 क्वेश्चंस होंगे, आपको वो आंसर करने होंगे। तो जस्ट टेक इट लाइक अ अनसीन पैसेज। मैं केस स्टडी के लिए भी यही बोलती हूँ, जस्ट टेक इट लाइक अन अनसीन पैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कई बार क्या होता है केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ना, आपको ऊपर का पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, जो उन्होंने क्वेश्चन लिखा होता है उसी में ही पूछा होता है उन्होंने क्या, बिल्कुल एमसीक्यू तरह ही है। मैं यहाँ पर देखो पहले वाले केस बेस्ड क्वेश्चन लेकर चल रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ये सब लिखा हुआ है। इसका मतलब फंक्शंस की बात हो रही है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर एंड क्राफ्ट्स पीपल इन द कंपनी हु डेवलप सम प्रिंट फॉर बेड कवर्स इन ब्रॉट ऑन कलर, which function of management? She appoints a team of designer and craft people in the company. शी अपॉइंट्स, अपॉइंटमेंट कहाँ करते हैं हम जाके? स्टाफिंग में। आंसर मिल गया। ऊपर का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बड़ा पैराग्राफ, क्यों टाइम वेस्ट करना है हमको। अगला देखो, विद रेफरेंस टू द अबव केस एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट अस्मिता इज वर्किंग। मतलब उसने अपॉइंटमेंट किया, तो अपॉइंटमेंट का काम कौन से लेवल वाले लोग करते हैं? याद करो कि मिडिल लेवल का काम है, टॉप लेवल का काम है अपॉइंटमेंट करना, या लोअर लेवल का काम है? मिडल लेवल वो करता है ना कि भाई पर्सनल्स हमारे पास रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये सोचता है। मिल गया आपको इसका भी आंसर। अस्मिता सजेस्टेड दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर्स फॉर स्पेशल फेस्टिवल ओकेजन एंड ऑफर द कॉटन बेड कवर्स ऑन द रेगुलर बेसिस। मतलब उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है, कुछ सजेशन आया है कि ये काम हमें करना चाहिए। कि कहाँ होता है कि भाई हमने सजेशन किया, फिर उसके बाद हमने रेगुलर बेसिस पे इसको चेक किया ताकि हम कॉस्ट को अंडर कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल के करने के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? कंट्रोलिंग। उसके बाद इन द अबव केस कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि उसे सेल प्रमोट करनी है, सेल प्रमोट करनी है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। इंटेंजिबल में पढ़ा, गोल ओरिएंटेड में पढ़ा, परवेसिव में पढ़ा, या कंटिन्यूस में पढ़ा? किस में पढ़ा? आ गया ना याद? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, देखो हो गया केस बेस्ड क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ जो नीचे के क्वेश्चन से उसको बेस्ड करके ही हमने आंसर दिया है। इस तरीके से टाइम बचाना है हमें वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। अरे यार, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं हम। ट्रू फॉल्स नहीं भी करते तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, कुछ तो सही होगा, है ना? बट करना है, एक बार चेक करना है। तो देखो ज़रा, middle level managers set goals and objectives and make decision about the direction of organization that affect the everyone in the organization. Middle level managers set goals and objectives. तो be responsible for analyze, formulate, welfare, ये responsible, ये कहाँ पढ़ा था हमने? कौन सेट करता है गोल्स? अरे टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। सो दिस इज फॉल्स। फॉल्स। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। परवेसिव होता है क्या डायरेक्टिव? हाँ मैडम, पढ़ा तो था। सो इट इज़ ट्रू। अरे ट्रू फॉल्स तो बस तुम कर ही लोगे, सोचो, छोड़ो। मेन तुम्हारे लिए जो समस्या है वो केस स्टडीज़ और रीज़न असर्शन है। अब रीज़न असर्शन की समस्या दूर करती हूँ। देखो बहुत ध्यान से सुनो, रीज़न असर्शन कैसे करने हैं। सबसे पहले आपको पता है आपके सामने 4 ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन ये होता है assertion is true and R is the correct explanation of A, ठीक है, मतलब both are true and R it's the correct explanation of A. नेक्स्ट होता है कि R is not the correct explanation of A but both are true. तीसरा है A is true R is false. चौथा है A is false R is true. तो पहले ना आपको अपने इन ऑप्शंस को, जैसे कि केबीसी में करते थे ना कि लाइफ लाइन लेते थे 50-50, तो कुछ ऑप्शंस गायब हो जाते थे, हमें वही करना है. तो आप पहले असर्शन पढ़ो और ये चेक करो कि क्या जो आप पढ़ रहे हो वो सही बात पढ़ रहे हो, अब आपको पता है कि वो बात सही है या नहीं है. अगर वो बात सही है तो आपका जो आंसर है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ए बी सी तक, ठीक है. उसके बाद भी अब आप आर पढ़ो. अब आपने जब आर पढ़ा होगा तो उसमें भी होगा कि या तो ट्रू होगा या नहीं होगा. अगर ट्रू है तो अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस रह जाएंगे, ए और बी. अगर फॉल्स है तो आपके लिए आंसर आपके सामने है, आपका आंसर हो जाएगा सी. बहुत ईजी होते हैं रीज़न असर्शन, बस थोड़ा सा उसको ढंग से समझने की ज़रूरत है. देखो मैं पहला रीज़न असर्शन पढ़ती हूँ. असर्शन है efficiency aims at performing the task with least miss wastage of time. efficiency मिनिमम कॉस्ट पढ़ा हमने, हाँ बिल्कुल सही बात है. अब डी ऑप्शन मेरे लिए है ही नहीं, मेरे लिए है ए बी सी. अब मुझे उसमें से चूज़ करना है. efficiency is about doing the job in a cost effective manner that is giving maximum output with minimum input. उन्होंने वहाँ efficiency के बारे में बताया कि efficiency का aim है minimum wastage. नीचे उन्होंने efficiency की definition दे दी. that means क्या वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा. अच्छा पहले तो बताओ रीज़न सही है या नहीं है कि एफिशिएंसी इज ऑल अबाउट डूइंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, है ना. करेक्ट है. इसका मतलब अब मेरे पास जो ऑप्शन है वो ए और बी रह गया. अब से मुझे ये डिसाइड करना है कि क्या वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. बिल्कुल है. वो उसकी डेफिनेशन बता रहा है कि क्यों है, क्योंकि हम एफिशिएंसी में ऐसा कहते हैं कि हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए विद मिनिमम कॉस्ट. तो द करेक्ट आंसर इज ए, कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, चलो और आगे चलते हैं थोड़ा सा. अब थर्ड देखो. थर्ड में है मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स. बात सही है या नहीं है? सही है ना. ए बी सी, यानी कि इनमें से चूज करना है. मैनेजमेंट हैज़ टू अडेप्ट इट सेल्फ टू इस चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स. ये बात सही है या नहीं है कि मैनेजमेंट को खुद को चेंज करना पड़ता है? हाँ बात तो सही है. इसका मतलब सी ऑप्शन गया. अब ये जानना था कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. इनटेंजिबल फोर्स, नीचे बता रहे हैं डायनामिक फंक्शन, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है. भाई दोनों हैं तो फीचर्स, लेकिन एक दूसरे को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं. दैट्स मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्यों? बिकॉज आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. हाँ वहीं पे अगर ये लिखा होता कि इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट ओनली बाय सीइंग दैट इफ योर एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड और देर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ क्योस, कुछ ऐसी लाइन लिखी होती तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता. तो देखो बेटा कितना आसान है रीज़न असर्शन करना, अगर आप इसको ढंग से समझो. उसके लिए बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या है. अब मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ. अगर आपको दिक्कत हो आप मुझे बताना, मैं और चैप्टर्स में थोड़ा सा डिटेल में रीज़न असर्शन कर दूंगी. जैसे यहाँ मैंने थोड़ा एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस किया है, नेक्स्ट में मैं रीज़न असर्शन पे फोकस कर दूंगी. अब मैं आती हूँ केस स्टडी पे. बट केस स्टडी ऐसा करती हूँ, केस स्टडी के लिए मैं एक अलग से वीडियो डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इस पीडीएफ में नहीं है केस स्टडीज़. उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए डालूंगी. अभी फ़िलहाल आप ये सब करिए. वैसे भी केस स्टडी थोड़े बड़े वाले क्वेश्चंस में आया था ना, यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव टाइप अपना कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 1 की प्रिपरेशन करिए तब तक. फिर चैप्टर नंबर 2 और 3 के लिए भी मैं कुछ सोच रही हूँ, तो वो मैं आपको अभी एक अलग से वीडियो के साथ बताती हूँ कि क्या प्लान है मेरा. उसके ऊपर आप अपने ओपिनियंस दीजिएगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, और फिर उस सेकंड और थर्ड वाले के लिए हम देखते हैं. ओके.